हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विलिब्रिया। सो ये हमारा सेट का सीरीज है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेट के क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे एंड उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एंड दिस इज आवर वेस्ट बंगाल सेट पेपर। मेक श्योर कि आप इसको लगा के जाओगे जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, यूजीसी नेट का देने जा रहे हो, तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। राइट, अगर पेपर हार्ड आता है तो सेट के पे मोस्टली आपका वेस्ट बंगाल सेट, केरला सेट, इन्हीं सब के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। राइट, तो जम्बल्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको लगा लेना। उसके यूजीसी नेट के पेपर के बाद आप सेट के पेपर लगा लेना, जिसमें वेस्ट बंगाल सेट इज वन ऑफ योर प्रायोरिटी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 इज अ होमोजीनस फंक्शन। होमोजीनस फंक्शन है यानी कि अगर इन दोनों को अगर हम किसी कांस्टेंट फैक्टर से स्केल अप करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये फैक्टर आउट हो जाएगा ऑफ डिग्री 1, देन x1 चेंज ऑफ x1 प्लस x2 नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं होता, ये आउटपुट के अपने ही आउटपुट के बराबर होता है। तो ये कुछ यूलर्स थ्योरम जैसा मिलता जुलता है। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि ऑल योर टोटल प्रोडक्ट गेट एग्जॉस्टेड अगर आप अपने फैक्टर्स को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर पेमेंट करते हो। यानी कि Q इज इक्वल्स टू लेबर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रिस्क अवर्शन रिलेटिव टू लॉटरीज इम्प्लाई। रिस्क अवर्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है। रिस्क लेना पसंद नहीं है यानी ऐसा जिसको रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका तुम्हारा कैसे टर्म्स होते हैं? इसमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के टर्म्स में होता है। ठीक है, तो रिस्क रिस्क अवर्सन जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, यानी कि इसका कैसा यूटिलिटीज के टर्म में होगा? यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ इज ग्रेटर देन, ठीक है, यानी कि अभी की इनकम, उस अभी की इनकम वो प्रेफर करा है इंस्टीड ऑफ फ्यूचर की इनकम। यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। ठीक है, ऐसे को बोलते हैं रिस्क अवर्सन। अगर ये रिस्क लवर होता तो ये लेस देन हो जाता है। राइट, यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ इज लेस देन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। अगर ये रिस्क न्यूट्रल होता, रिस्क न्यूट्रल, तो ये इक्वल्स टू में चला जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, यूटिलिटी ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बार जब भी ऐसे क्वेश्चन देखा करो तो लिख लेना। जैसे क्या बोला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी is greater than utility of expected value। नहीं, ये नहीं, ये सिचुएशन आ गई रिस्क लवर की। ठीक है, रिस्क लवर की, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूट ये इक्वल हो गया तो ये न्यूट्रल की सिचुएशन है। एंड यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इनवर्स नहीं, इनवर्स नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग। फ्रैंक नोटेस्टीन, ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड है। हेनमैन, ये कंटीजेंट वैल्यूएशन। कोस्ट थ्योरम इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एन कैल्डर इज कंपनसेशन क्राइटेरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लगाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। आई विल गिव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द डिमांड फंक्शन फॉर एनी गुड। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें। द डिमांड फंक्शन फॉर एनी गुड इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 0। ठीक है, हाँ, डिमांड फंक्शन किसी भी गुड्स का, उसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी वो 0 ही होती है। ठीक है, इन इन ओनली प्राइसेस, इन ओनली प्राइसेस, ओके, इन ओनली प्राइसेस नहीं होती है, सारे प्राइस पे होती है। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइसेस। यस, सिर्फ प्राइसेस में कंपनसेटेड डिमांड कर्व
उसका होमोजीनियस डिग्री जो होता है वो 0 होता है। इनकम इलास्टिसिटी कैन बी डिराइव नहीं, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन से नहीं होता है। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन इज अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन प्राइस एंड इनकम नहीं। ठीक है, तो कंपनसेटेड डिमांड कर किसने दिया था? हिक्शियन ने दिया था, जिसमें ये बोलता है कि प्राइसेस एंड आपका यूटिलिटी कांस्टेंट होता है, कीपिंग दी, जब भी आपका प्राइस चेंज होता है, कीपिंग द यूटिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कीपिंग द यूटिलिटी कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां पे आपका कंपनसेटेड डिमांड का होमोजेनस जो डिग्री है वो 0 होता है सारे प्राइसेस पे। ठीक है, इन प्राइसेस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The second order condition for profit maximization of third degree price discrimination monopolies। देखो second order condition, first order condition। first order condition क्या होता है? marginal rate revenue equals to marginal cost, यानी dq by dr equals to dq by dc, right? second order condition क्या है? the rate, जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि इसी का स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन द डी टू क्यू अपॉन डी सी स्क्वायर। यही इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। लेस देन, यस, लेस देन ऑप्शन नंबर बी। इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ आइसोक्वाइंट ऑल, ओके, आइसोक्वाइंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल। ठीक है, लेबर और कैपिटल ले सकते हैं, इसी को आइसोक्वाइंट बोलते हैं। ऑल आइसोक्लाइंस आर एक्सपेंशन पाथ, राइट? क्या बोल रहा है? सारे आइसोक्लाइन आपके एक्सपेंशन पाथ होते हैं? नहीं, सारे आइसोक्लाइन आपके एक्सपेंशन पाथ नहीं होते। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ इज एन आइसोक्लाइन, यस, एक्सपेंशन पाथ आपका आइसोक्लाइन हो सकता है, लेकिन आपका आइसोक्लाइन एक्सपेंशन पाथ नहीं हो सकता है। ठीक है, देयर में भी मोर देन वन एक्सपेंशन पाथ नहीं, जब भी आप ये आपका क्या है? आइसोक्लाइन नहीं है, राइट? यहाँ से आइसोक्वाइन टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंट करा देती हूँ, टेंजेंट हो रहा है एंड ये ओरिजिन से जाता है, राइट? ये आपका एक्सपेंशन पाथ है। तो देयर कैन बी मोर आइसोक्वाइन लाइंस हो सकते हैं, लेकिन एक ही एक्सपेंशन पाथ हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। देयर में भी मोर देन वन आइसोक्वाइन, यस, देखो देखा, आइसोक्लाइन एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a natural tendency to collude under oligopoly। Yes, natural tendency होता है अगर बहुत सारे जो फर्म्स है ना वो tacit collusion फॉर्म कर लेते हैं, सीक्रेटली collude कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टैकलबर्ग है, स्टैकलबर्ग में एक सोफेस्टिकेटेड फर्म होता है जिसको हम लीडर बोलते हैं, सोफेस्टिकेटेड, और एक फॉलोवर फर्म होता है। ठीक है, एक फॉलोवर होता है। अगर ये दोनों सोफेस्टिकेटेड हो जाए ना, लीडर फॉलोवर, लीडर और फॉलोवर दोनों अगर सोफेस्टिकेटेड हो जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर ये सीक्रेटली कोल्यूड कर जाए, कोल्यूड यानी मर्ज हो जाए। ठीक है, और सीक्रेटली कोल्यूड हो जाए, तो ये कंडीशन पॉसिबल है अंडर द ओलिगोपोली कंडीशन। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देयर एग्जिस्ट एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट। यस, इंटरडिपेंडेंस होता है ना, कि एक की स्ट्रैटेजी दूसरे की स्ट्रैटेजी पे निर्भर करता है, इसकी वजह से पॉसिबल है कि अब इसको रिवर्स करके देखो क्या है, इंटरडिपेंडेंस की वजह से तुम्हारा ओलिगोपोली कोल्यूड हो जाता है। यस, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो एस इज करेक्ट, एस एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट रीजन ऑफ एस। ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, आर इज नॉट करेक्ट, नो, both S and R are correct, R is a correct explanation of S. Yes, option number B is correct. Now move on to next question. Pick out the correct answer. The sum of income elasticity of demand, ठीक है, sum of income elasticity of demand plus own price elasticity, इन सबका सम जो है ना, क्रॉस प्राइस elasticity, इन सबका सम 0 होता है। इन सबको जब मिला दोगे ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 9, अ लॉस बियरिंग फर्म will continue to produce in the short run so as long as price at least covers। अच्छा, लॉस बियरिंग फर्म यानी कि अभी ऐसा फर्म जिसको अभी भी मतलब लॉस ही हो रहा है, ठीक है, वो कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब तक उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होता है। अगर मतलब तब तक वो प्रोड्यूस करेगा जब तक वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाएगा तो वो क्या करेगा? शट डाउन कर देगा। एक होता है शट डाउन जोन, एक होता है शट डाउन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वो शटडाउन जोन में जब जहाँ पे वो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, शटडाउन पॉइंट में मतलब ठीक है उसको लॉस हो रहा है, एटलीस्ट वो अपना फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी कि याद रहे कि एट लास्ट में आपका रॉन्ग स्टेटमेंट ही रहेगा। Asymmetric information refers to a situation where one party or to a transaction has more knowledge than other। yes, asymmetric देखो, asymmetric के अंदर आपका आता है adverse selection, एक moral hazard आता है। adverse selection आपका before होता है, एक ये आपका आफ्टर होता है, ठीक है। एडवर्स सिलेक्शन आपका हिडन क्वालिटी होता है, जिसमें हम क्वालिटी को छिपा रहे हैं। ये आपका हिडन मॉरल हैजार्ड आपका हिडन एक्शन होता है, हिडन एक्शन। अब पूछो कितना पूछ सकते हो, देखती हूँ। यस, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे एक को ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होता है, एक को कम इंफॉर्मेशन पता होता है, तो ये करेक्ट है। Asymmetric information leads to moral hazard, yes, when one party of contract deviates from the agreed behavior। yes, ये कैसे करेक्ट है? कि देखो जो मॉरल हैजार्ड का मतलब क्या है कि मतलब जैसे मैंने कार खरीदी और मैंने कार खरीदने के बाद उसको इंश्योर्ड करा दिया। पहले जब इंश्योरेंस नहीं किया था तो मैं बहुत सेफली ड्राइव कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको इंश्योर्ड कर दिया, आई ड्राइव हार्श, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो यही है कि मॉरल हजार्ड वन वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट डेविएट्स फ्रॉम द एग्रीड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है उससे वो डेविएट हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर सी, asymmetric information leads to adverse selection when action is hidden। एक्शन इज हिडन, नो, ये अभी मैंने बताया एक्शन नहीं, क्वालिटी है, क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। asymmetric information leads to adverse selection, yes, हिडन है, ये तो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ पे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। देखो, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, सेकंड वेलफेयर थ्योरम। फर्स्ट क्या कहता है कि जितने भी आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव मार्केट है या जो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है वो परेटो ऑप्टिमल है या परेटो एफिशिएंट होते हैं। और सेकंड वेलफेयर बोलता है कि अगर अगर आपका मार्केट परेटो एफिशिएंट नहीं है तो फिर भी आप परेटो एफिशिएंट अचीव कर सकते हैं बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आप परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन अचीव कर सकते हैं और वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। यही आपका कह रहा है, वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपका सेकेंड वेलफेयर थ्योरम है। नाउ देखते हैं ये क्या कह रहा है। फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज नॉट करेक्ट, नहीं, ये भी गलत है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ से आ गया इसमें? ऑल प्राइसेस आर इक्वल इन अ कॉम्पिटिटिव, नहीं, प्राइसेस कहाँ से आ गया? कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following according to प्रोफेसर बेन does not constitute a barrier to entry। देखो, does not है यानी कि इसमें से क्या कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है, किसी भी फर्म को इंटर करने के लिए उसका क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखे हैं कि मतलब वो इंटर नहीं कर पाएगा मार्केट में अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये तीनों होगा तो वो ये सारे बैरियर्स हैं। लेकिन जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बैरियर के अंदर कंसिडर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, when ux is a utility function of x, measure the absolute risk aversion is. ये तुम्हारा एरोस पैथ कंडीशंस है, ठीक है। ये एरोस पैथ कंडीशंस है। ये क्या कहता है कि रिक्स अवर्स आपको कंडीशंस पूछ रहा है। रिक्स अवर्स यानी ऐसा पर्सन जिसको रिक्स लेना पसंद नहीं है, तो इसी को बोलते हैं रिक्स अवर्स। तो ये एरोस्पेस कंडीशन, इसके बारे में एक बार देख लेना। ये क्या है, मैं इसकी कंडीशंस को तुम्हें बता देती हूँ। ये ओके, ये कहता है, ये इसने क्वेश्चन दिया था, माई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू एक्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ एक्स अपॉन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ एक्स। इफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो यूटिलिटी इंक्रीज होगा विथ वेल्थ के साथ, ठीक है। अगर ये इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज लेस देन 0, दैट मीन्स ये कनकेव यूटिलिटी में आएगा। इसका जो शेप ऑफ द कर्व होगा वो कनकेव यूटिलिटी होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है रिस्क अवर्स को, अवर्शन को, ठीक है। तो इसका जो एब्सोल्यूट मेजर है वो है आपका माइनस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ एक्स अपॉन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ एक्स। ये आपका एब्सोल्यूट मेजर है। तो देख लेते हैं ये क्या है। नहीं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं, नहीं फर्स्ट नहीं, सेकेंड ऊपर रहेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, एरोस्प्रैट है, एरोस्प्रैट कंडीशन है, एरोस्प्रैट कंडीशन ऑफ रिस्क अवर्जन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द डिमांड फॉर मनी दिया है, डिमांड फॉर मनी आपको दिया हुआ है, ओके, वेयर पी वाई एंड आर वेलोसिटी दिया है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एम वी इक्वल्स टू पी वाई होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। मनी डिमांड आपको पता है, मनी डिमांड इक्वल्स टू पी एम डी अपॉन पी, यानी कि 200 इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.2 वाई, वाई यानी पुट करो, वाई की वैल्यू 2000 है यहाँ पे, प्लस माइनस 1000 आर, आर यानी 0.1। ओके, इसको देख लेते हैं क्या है। ये 1400 माइनस 100, ये हो गया 1300। ओके, सॉरी 13000, ये 1300। एम डी इक्वल्स टू 1300 इंटू 200, ठीक है। मनी डिमांड आपका ये है। नाउ अब इस यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, 1300 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई वी, एम वी इक्वल्स टू पी वाई है ना, पी आपका है 200, वाई आपका है 2000, ठीक है। वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2000 अपॉन 1400। इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रही कि बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये आएगा 20 अपॉन 13। देख लेते हैं ऑप्शन में, 13 अपॉन 20 नहीं, 20 अपॉन 30 येस, 20 अपॉन 7 नहीं, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the simple Keynesian model, if an increase in the level of investment is accompanied by the reduction, increase in the level of investment, investment बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यानी कि हमारा इनकम भी आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा यानी कि हमारा इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, राइट। ये हमने चेन बना लिया। इज अकम्पनीड बाय रिडक्शन इज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि आपका सेविंग घट रहा है, ठीक है। द कंबाइन इफेक्ट, देखो कंबाइन इफेक्ट क्या हो सकता है, कंबाइन इफेक्ट हो सकता है कि इनकम भी बढ़ रहा है और सेविंग भी घट रहा है, साइमल्टेनियसली सेविंग भी बढ़ सकता है। कंबाइन इफेक्ट, ये तीन चीज हो रही है, ठीक है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सेविंग और आउटपुट, सेविंग ठीक है, आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सेविंग एंड रिडक्शन इन आउटपुट तो नहीं होगा, आइदर रिडक्शन इन और राइज इन सेविंग। देखो आइदर रिडक्शन, या तो सेविंग बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है, या तो घट रहा है
या तो बढ़ेगा, बट डेफिनेट आउटपुट हमें ये पता है आउटपुट तो बढ़ेगा, आउटपुट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके अलावा आपको अब किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An increase in the money supply has a small effect upon equilibrium output when मनी सप्लाई आपका बढ़ रहा है लेकिन वो स्मॉल इफेक्ट दे रहा है आपके आउटपुट पे, कब देगा? ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो सबसे पहला इफेक्ट एलएम कर्व पे आएगा। एलएम कर्व तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की ओर। ठीक है, देख लेते हैं। द डिमांड फॉर मनी एंड द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव। अगर ये दोनों इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है, यानी दोनों वर्टिकल है ना, दोनों वर्टिकल है, यहाँ पे आर है यहाँ पे वाई है, तो ये तो ऑप्शन गड़बड़ है। द डिमांड फॉर मनी एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट सेंसिटिव। डिमांड फॉर मनी, ओके, डिमांड फॉर मनी एंड दोनों सेंसिटिव है। दैट मीन्स एलएम कर्व, आईएस कर्व तुम्हारा ऐसे है, एलएम कर्व भी तुम्हारा ऐसे है। नाउ अगर ये सेंसिटिव है तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, आउटपुट आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि स्मॉल तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर सी। द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट सेंसिटिव। डिमांड फॉर मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट सेंसिटिव है, यानी कि एलएम कर्व तुम्हारा अपवर्ड स्लोपिंग है। एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब है कि कम इफेक्ट दे रहा है। तो आइदर ये स्टीपर होगा या फिर ये वर्टिकल होगा, लेकिन मैं इसको स्टीपर मान के चल रही, इनसेंसिटिव है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्टीपर होगा। इसको मैं और स्टीपर बनाती हूँ। इनसेंसिटिव मीन्स स्टीपर है ये, आईएस कर्व आपका स्टीपर है। अब देखो, यहाँ पे अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो एलएम कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हमारे आउटपुट पे बहुत स्मॉल इफेक्ट इंक्रीज हुआ, यानी कि यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी। द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव। अगर ये इनसेंसिटिव है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट इज सेंसिटिव, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें तो आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्मोल थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। मनी डिमांड इज, बर्मोल क्या बोलता है कि जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे और उनका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज फी बढ़ जाएगा, और उसका जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यही बता रहे हैं। ये आपका बर्मोल थ्योरम है, एक बार इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ये पूछता है हमेशा क्वेश्चंस में। देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बॉन्ड सप्लाई, ब्रोकरेज फी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ब्रोकरेज फी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ब्रोकरेज फी नहीं। अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट घट रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या लोन ज़्यादा लेंगे लोग, इंटरेस्ट रेट कम है, और ब्रोकरेज फी आपका बढ़ेगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप बर्मोल थ्योरम अच्छे से पढ़ें। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ओपन इकोनॉमी अ शिफ्ट इन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मोर इम्पोर्ट विल लीड्स टू। मोर इम्पोर्ट्स का मतलब इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे देखो एक्स माइनस एम होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बीओपी हमारा डिस्टर्ब होगा, ठीक है, डिक्लाइन होगा। इतना तो हमें पता चल गया। अब एक्सपेंडिचर इंपोर्ट में बढ़ गया, यानी कि लोग ज़्यादा इंपोर्ट करें, बीओपी घट रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज इन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है, द एंड अ वर्सनिंग ऑफ बीओपी। ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। अ डिक्रीज इन सेविंग एंड एन इम्प्रूवमेंट इन इनकम। कैसे इम्प्रूव होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है उनके पास से। अ डिक्रीज इन इनकम, इनकम घटेगा, यस, घट रहा है।
अ डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस बैलेंस ऑफ पेमेंट घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ डिक्रीज इन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इंप्रूवमेंट इन इनकम, नहीं इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रूशियल assumption while arriving at Solo's growth accounting formula, सोलोज ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर्मूला, ठीक है। सोलो क्या बोलता है कि जो भी फैक्टर्स है वो अपने मतलब उनका जो पेमेंट है वो उसके मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके रियल वेजेस दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और वो दिया कांस्टेंट रिटर्न्स को फॉलो करेगा, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट एंड ऑल, ये सारे सोलो के एजम्पशंस है। एक बार आप सोलो के एजम्पशंस डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल में देख लेना। नाउ देखते हैं क्या है ऑप्शन। द फर्म यूज लेबर एंड कैपिटल अप टू अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट आर इक्वल टू रियल वेज, यस, जहाँ पे सारा उसके मार्जिनल प्रोडक्ट उसके रियल वेज के बराबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट उसके रियल वेज के बराबर है। फर्म फॉलोज इंक्रीजिंग, नहीं, ये CRS, नो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नहीं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है उसमें, तभी तो उसको बोलते हैं ग्रोथ होता है। in technologies and exogenously determined, so improvement in technology is there. Marginal productivity of labor is zero, no, so option number B, sorry, option number A is correct, ठीक है। Now move on to next question. To remain an interest rate target with the downward sloping IS schedule, ठीक है। To remain an interest rate target with the downward sloping IS schedule, मतलब इंटरेस्ट रेट पे बने रहने के लिए, ये IS है, इंटरेस्ट रेट सेम बने रहने के लिए। तो देखो जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आयस है तो एलएम कर्व हमारा वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तभी तो इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहेगा, राइट। इसी से देख लेते हैं ऑप्शन। एलएम कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, नहीं, अपवर्ड राइजिंग क्यों होगा? अगर एलएम कर्व अपवर्ड हो गया तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एलएम आयस, ठीक है, तो ऐसे हो गया। इस पे बने रहने के लिए अगर ये आईएस बढ़ जाएगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द एलएम कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एलएम कर्व इज बैकवर्ड, नहीं, बैकवर्ड ये कभी सुना नहीं है। एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल, यस, एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। अगर आईएस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो भी रहा है तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, या कॉन्ट्रैक्शनरी में पीछे जाएगा, और आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। सो ये हमारा छोटा सा टेस्ट वीडियोस था आपका वेस्ट बंगाल सेट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चन डील करेंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।